आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे। और लंबा लिस्ट है, जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। आजादी के पहले और इतिहास गवाह एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी। हम डिफेंस के इक्विपमेंट में आगे थे। लेकिन आजादी के बाद जो एक मजबूत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा दायरा था,
जो हमारा पूरा इकोसिस्टम था, उसको सोच समझ करके तबाह कर दिया गया, उसको दुर्बल किया गया। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। अगर इसी नीति पर हम चलते तो भारत इस 21वीं सदी में ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोच भी नहीं सकता। यह हालत करके रखा हुआ था उन्होंने। भारत को सोचना पड़ता कि अगर कोई एक्शन लेना है तो शस्त्र कहां से मिलेंगे, साधन कहां से मिलेगा, बारूद कहां से मिलेगा, समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीच बचाव में रुक तो नहीं जाएगा, ये टेंशन पालना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते एक दशक में मेक इन इंडिया हथियार सेना को मिले, उन्होंने इस ऑपरेशन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक पहले भारत के लोगों ने संकल्प लिया, हमारा देश सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने। रक्षा, सुरक्षा, हर क्षेत्र में बदलाव के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स किए गए और देश में सेना में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो आजादी के बाद पहली बार हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, ये विचार कोई नया नहीं था, दुनिया में प्रयोग भी चलते हैं, भारत में निर्णय नहीं होते थे। हमने, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, हमने किया और बहुत ही, मैं हमारी तीनों सेनाओं का अभिनंदन करता हूं कि इस व्यवस्था को उन्होंने दिल से सहयोग किया है, दिल से स्वीकार किया है। सबसे बड़ी ताकत ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की इस समय नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस ने हमारी ताकत को अनेक गुना बढ़ा दिया और उसका परिणाम भी हमें नजर में आया है, ये हमने करके देखा है। सरकार की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां थी, उसमें हमने रिफॉर्म किए। शुरुआत में वहां पर आग लगाना, आंदोलन करवाना, हड़तालें करवाने के खेल चल रहे थे, अभी भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन देश हित को सर्वोपरि मान करके उन डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे जो लोग थे सरकारी व्यवस्था में, उन्होंने इसको मन से लिया, रिफॉर्म को स्वीकार किया और वो भी आज बहुत प्रोडक्टिव बन गए। इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खोल दिए हैं और आज भारत का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। आज स्टार्टअप्स डिफेंस के क्षेत्र में हमारे 27-30 साल के नौजवान, टियर 2, टियर 3 सिटी के नौजवान, कई कुछ जगह तो बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही है। डिफेंस के सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में आज स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ड्रोन्स, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ड्रोन्स की जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, शायद एवरेज 30-35 की उम्र होगी जो लोग कर रहे हैं, सारे लोग, और सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं। और उसका ताकत, क्योंकि इनका भी योगदान था इसमें, जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्शन किए हैं, और वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। मैं उन सबके प्रयासों को बहुत साधुवाद करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, आगे बढ़िए, अब देश रुकने वाला नहीं है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था। हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब करीब 250% वृद्धि हुई है, 250% वृद्धि हुई है। 11 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 30 गुना से ज्यादा। डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के करीब 100 देशों तक हम पहुंचे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर ने डिफेंस का जो मार्केट है उसमें भारत का झंडा गाड़ दिया है। भारत के हथियारों की डिमांड आज बढ़ती चली जा रही है, मांग बढ़ रही है। ये भारत में उद्योगों को भी बल देगी, एमएसएमई को बल देगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी और हमारे नौजवान अपनी बनाई चीजों से दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे। ये आज दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। डिफेंस के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं, मैं हैरान हूं। कुछ लोगों को आज भी तकलीफ हो रही है, जैसे उनका खजाना लूट गया। ये कौन सी मानसिकता है? देश को ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना ये आज की शस्त्रों की स्पर्धा में के काल में विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। हम समृद्धि, शांति चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी न भूले कि समृद्धि का और शांति का रास्ता शक्ति से ही गुजरता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, राजेंद्र चोला, महाराणा प्रताप, लसित बोरफुकन और महाराजा सुहेलदेव का देश है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम विकास और शांति के लिए सामरिक सामर्थ्य पर भी फोकस करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पास नेशनल सिक्योरिटी का विजन न पहले था और आज तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को।
किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है।